हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टैग एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर से रिलेटेड हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि NTPC RRB का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है और ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। यानी करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है, ग्रुप डी आखिर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछता है, ये हम आज इसमें जानेंगे। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हुए हैं तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस लगातार मिलते रहें। तो डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि कोलम एक भारतीय कला रूपी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो ब्रिटेन के उद्घाटन के आभासी किक ऑफ समारोह का एक हिस्सा था। कोलम खालिस्तान से एक पारंपरिक कला रूप है। यानी कोलम एन इंडियन आर्ट फॉर्म वाज अ पार्ट ऑफ द वर्चुअल किक ऑफ ceremony of the inauguration of US President elect Joe Biden. Column is a traditional art form from। तो आपको पूछा गया है कि जो कोलम खालिस्तान से एक किसका पारंपरिक कला रूप है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कोलम एक भारतीय कला रूप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो ब्रिटेन के उद्घाटन के आभासी किक ऑफ समारोह का एक हिस्सा था। कोलम खालिस्तान से एक पारंपरिक कला रूप है। तो कोलम जो है खालिस्तान से किसका मतलब किस चीज़ का जो है पारंपरिक, किस राज्य का पारंपरिक कला रूप है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है कोलम तमिलनाडु का एक पारंपरिक कला रूप है। चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोलम एक भारतीय कला रूप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बिडेन और उपराष्ट्रपति चुनाव कमला हैरिस के उद्घाटन के आभासी किक ऑफ समारोह का एक हिस्सा था। कला का रूप जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु का पारंपरिक कला रूप है, जिसमें ज्यामिति पैटर्न शामिल हैं, जिसमें डॉट्स और रेखाएं स्वागत के प्रतीक के रूप में शामिल हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो जॉय बिडेन जी हैं और कमला हैरिस के उद्घाटन के आभासी किक ऑफ समारोह का एक हिस्सा बनने वाले जो आपको पूछा गया है कोलम किस राज्य का है, ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु का एक पारंपरिक कला रूप है, जिसमें इसकी आकृति की अगर हम बात करते हैं, इसकी ज्यामितीय पैटर्न जो है ज्यामितीय पैटर्न होते हैं, जिसमें डॉट्स और रेखाएं स्वागत के प्रतीक के रूप में शामिल हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रेखाओं के रूप में ये जो है दिखाया गया है। तो आपको करेक्ट आंसर हमने बता चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखने से पहले आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी देंगे कि इसका जो ज्यामितीय आकृति है डॉट से भरी हुई है ना, यही आपको क्वेश्चंस में बताया गया है। अगर हम बेसिक फैक्ट की बात करें, यानी तमिलनाडु राज्य के बेसिक फैक्ट या इम्पोर्टेंट फैक्ट की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर मिलेगा। दक्षिण भारत से आपको क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तमिलनाडु राज्य के बेसिक फैक्ट के बारे में, इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यानी तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, यानी तमिलनाडु राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, तो तमिलनाडु राज्य में कुल मिलाकर 37 ज़िले हैं। अगर आप भारत के नक्शे में देखें तो तमिलनाडु राज्य आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
यहाँ पर तमिलनाडु राज्य नजर आएगा। गवर्नर की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु राज्य के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। यानी आपको ये भी क्लियर हुआ कि तमिलनाडु राज्य के गवर्नर जी जो हैं बनवारीलाल पुरोहित हैं। चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो एदाप्पडी के पलानिस्वामी जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु राज्य के। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो 234 हैं। और लोकसभा सीट्स की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु राज्य में कुल मिलाकर 39 सीट्स होती हैं जो कि लोकसभा से रिलेटेड हैं। अगर हम राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो तमिलनाडु राज्य में कुल मिलाकर 18 राज्यसभा सीटें उपलब्ध हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य से संबंधित बेसिक फैक्ट के बारे में आपने जाना। आपने राजधानी से रिलेटेड गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट के बारे में डीपली अध्ययन किया। अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अभी अगर हम फेस्टिवल की बात करते हैं कि तमिलनाडु राज्य के कौन कौन से फेस्टिवल हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का फेस्टिवल है। थाईपुसम जो है तमिलनाडु राज्य का फेस्टिवल है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है यहाँ भी तमिलनाडु राज्य का फेस्टिवल है। और नत्यांजलि फेस्टिवल, यानी आपको जो किसी भी एग्ज़ाम, आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दें, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स में दक्षिण भारत से संबंधित जो त्यौहार होते हैं उनसे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा पोंगल, थाईपुसम, जल्लीकट्टू फेस्टिवल, नत्यांजलि फेस्टिवल, ये तमिलनाडु राज्य के फेस्टिवल्स हैं जिन्हें दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम उससे देखने से पहले और जानकारी देखेंगे। डांसेस ऑफ तमिलनाडु, ये भी क्वेश्चंस आपको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि तमिलनाडु में कौन कौन से डांसेस होते हैं। तो भरतनाट्यम जो कि सुप्रसिद्ध है, कोलाट्टम, कारागम और मयिलाट्टम, ये सारे कहाँ से डांसेस बिलोंग करते हैं? ये सारे तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करने वाले डांसेस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ को साझेदारी में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विशेष रूप से विकसित बाइक एम्बुलेंस यानी रक्षिता लॉन्च की है? तो आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ लॉन्च्ड अ स्पेशली डेवलप्ड बाइक एम्बुलेंस रक्षिता। यानी आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो है DRDO हो जाएगा, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की साझेदारी में DRDO ने एक विशेष रूप से विकसित बाइक एम्बुलेंस रक्षिता लॉन्च किया है। ये लेटेस्ट की ही खबर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए DRDO से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, इन्होंने एक विशेष रूप से विकसित बाइक एम्बुलेंस रक्षिता का शुभारंभ किया हुआ है। बाइक एम्बुलेंस को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा, आपातकाल या लड़ाई को चोट की स्थिति में सुरक्षा बल के जवानों की तत्काल निकासी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रक्षिता बाइक एम्बुलेंस है ये किस वजह से लॉन्च की गई है, किस संगठन ने मिलकर इन्हें लॉन्च किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर हमने जानकारी दिया है कि सीआरपीएफ और DRDO दोनों संगठनों ने मिलकर जो है बाइक एम्बुलेंस यानी रक्षिता लॉन्च किया हुआ है। अब हम जानेंगे कि आखिर किस वजह से इस बाइक को लॉन्च करना पड़ा, इसकी रीज़न क्या है। तो देखिए बाइक एम्बुलेंस को जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा, आपातकाल या लड़ाई की चोट की स्थिति में सुरक्षा बल के जवानों को तत्काल निकासी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही लॉन्च किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि
रक्षिता जो बाइक एम्बुलेंस है इसे क्यों लॉन्च किया गया है और किन किन संगठनों के बीच इसकी साझेदारी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम डीआरडीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानें तो आइए जानते हैं। अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में डीआरडीओ भवन है जिसे हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। अगर हम डीआरडीओ के मोटो की बात करें तो संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम, इसका जो है मोटो है स्ट्रेंथ इज ओरिजिन इज अ नॉलेज। चलिए, एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30,000 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, जिनमें 5,000 साइंटिस्ट जो हैं इंक्लूडेड हैं। अगर हम एनुअल बजट के अलावा मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल की बात करें तो राजनाथ सिंह जी जो हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए जो है डीआरडीओ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एजेंसी एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो हैं इनके सीईओ हैं, यानी चेयरमैन हैं। और पेरेंट एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो है डीआरडीओ आता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने डीआरडीओ से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जाना कि इसकी स्थापना कब हुई, चेयरमैन कौन है और कितने एम्प्लॉयज़ हैं वगैरह वगैरह। जितनी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं जो कि जिनकी संभावना बहुत ही अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। अमित शाह, रमेश पोखरियाल निशंक, रवीश कुमार या अरुंधति राय। आपको बताना है कि हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन हॉनर्ड बाय कनाडाज हिंदी राइटर्स गिल्ड। चलिए आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। चलिए हम आपका इसको करेक्ट आंसर बताते हैं कि जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी को कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है, यानी आपका करेक्ट आंसर रमेश पोखरियाल निशंक है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस जो है से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हिंदी साहित्यकार गिल्ड कनाडा ने उनके साहित्यिक कार्यों के लिए सम्मानित किया है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री जी हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके साहित्यिक कार्यों के लिए कनाडा के हिंदी साहित्यकार गिल्ड जी ने इन्हें जो है सम्मानित किया है और निशंक को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। कौन से सम्मान से सम्मानित किया है? आपको याद रहना चाहिए कि साहित्य गौरव सम्मान। आपको यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी को कनाडा के जो हिंदी साहित्यकार हैं उन्होंने साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमें अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने वोट डाला, वह किस राज्य से हैं? आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया श्याम शरण नेगी कास्टेड वोट, ही इज फ्रॉम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या असम। आपको बताना है कि श्याम शरण नेगी जी ने किस राज्य से वोट डाला है या किस राज्य से वो बिलोंग करते हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी श्याम शरण नेगी जी ने हिमाचल प्रदेश से वोट डाला है और वो हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये श्याम शरण नेगी जी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी 103 ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पंचायत चुनाव में मतदान किया। 1952 के आम चुनाव में पहले मतदाता के रूप में जाने जाने वाले नेगी का जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था और वे एक स्कूली शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। तो जो श्याम शरण नेगी जी हैं स्कूली शिक्षा से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्होंने 1952 के आम चुनाव में इनका जो वोट है वो पहले नंबर में था, यानी पहले मतदाता के रूप में जाने जाते हैं ये, है ना।
इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था। आपको राज्य के बारे में पूछ लिया है तो यह राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के किन जिले की अगर हम बात करें तो किन्नौर जिले के पंचायत चुनाव में इन्होंने मतदान किया हुआ है। चलिए हिमाचल प्रदेश से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं कि इम्पोर्टेंट जो बेसिक फैक्ट हैं हिमाचल प्रदेश राज्य से कौन कौन से हैं। स्टेट्स ऑफ स्टेट यानी आपके हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित जो 25 जनवरी 1971 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, इसके अलावा धर्मशाला इसकी दूसरी राजधानी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसमें कुल मिलाकर 12 जिले हैं और चीफ मिनिस्टर जो हैं जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर जो हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं, है ना, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो 68 है, लोकसभा सीट्स 4 है और राज्यसभा सीट्स 3 है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश ओपन स्काईज संधि OST छोड़ रहा है? जापान, चीन, रशिया या फ्रांस। यानी रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लिविंग ओपन स्काईज ट्रीटी। तो आपको बताना है कि हाल ही में जो कौन सा देश है जो OST छोड़ रहा है, तो आपका जवाब होगा रसिया। यानी करेक्ट आंसर आपका होगा कौन सा? रशिया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आंसर सी यहाँ पर दिखाया गया है कि रसिया। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रूस ने घोषणा की कि वह खुले आसमान संधि OST को छोड़ रहा है। 30 से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जो प्रतिभागियों को उनके साथी सदस्य राज्यों के किसी भी हिस्से में निहत्थे टोही उड़ानों को उड़ाने की अनुमति देता है। नवंबर में रूस पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले OST को छोड़ दिया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये रसिया है। आप इससे रिलेटेड जो जनरल फैक्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को देश के प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। यानी रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स हैज डेजिग्नेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज द मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ द कंट्री। बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को देश के प्रमुख रणनीतिक साझेदारी के रूप में जो है नामित किया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर देना है कि आपको इसका करेक्ट आंसर पता है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, है ना। चलिए इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात UAE को देश के प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप से जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति कार्यालय के औपचारिक परिवर्तन से पहले ही यह घोषणा की गई थी, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर संयुक्त अरब अमीरात हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खालिस्तान में खोला जाएगा। यानी इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम विल बी ओपन्ड इन असम, उत्तर प्रदेश, बिहार या केरल। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या आपको इसका करेक्ट आंसर पता है कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खोला जाएगा? अगर आपको इसका करेक्ट आंसर नहीं भी पता है तो आपको हम यहाँ पर बताएंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि विश्व जो है
विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के हाउसबोट पर्यटन केंद्र अलप्पुझा में लॉन्च किया जाएगा। संग्रहालय में दस्तावेजों का एक विशाल भंडार होगा और यह प्रदर्शित करेगा कि महाद्वीपों में श्रम आंदोलनों को आकार दिया और अलप्पुझा को प्रभावित किया। संग्रहालय को एलडीएफ सरकार के दूसरे 100 दिवसीय कार्यक्रम के भाग के रूप में लॉन्च किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल, है ना। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। अगर हम केरल से इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, देखिए आपको जो राज्य हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर पूछे जाते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। स्टेट की बात करें तो 1 नवंबर 1956 की स्थापना हुई थी। कैपिटल की अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 14 इसमें ज़िले हैं। गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं, यानी केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो पिनाराई विजयन, इसके कौन हैं? विजयन इसके चीफ मिनिस्टर हैं, पिनाराई विजयन। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो 144 है और लोकसभा सीट जो हैं इसमें 20 हैं और राज्यसभा सीट कुल मिलाकर 9 हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर केरल राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आशा करता हूँ कि आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम केरल से संबंधित इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करेंगे कि आखिर केरल में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो देखिए ओणम, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं? ओणम, विशु, तिरुवनंतपुरम, सबरीमाला टेम्पल फेस्टिवल, गुवियूर एकादशी, स्वाति संगीतोत्सवम, वट्टा एंड आराटू, त्रिशूर पूरम, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये भी यहाँ पर केरल में मनाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बैकवाटर्स इन केरला और लेक्स इन केरला, यहाँ पर बैकवाटर्स और लेक्स इन दोनों की बात करेंगे कि केरला में कौन कौन सी लेक्स हैं और बैकवाटर्स हैं। तो अलपुझा, कोल्लम वैली, कोची, कुमारकोम ये सब बैकवाटर्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि लेक की अगर हम बात करें तो बेम्बानाड, कायामनुकुलम, अस्थामुदी, ये कौन कौन सी हैं? लेक्स हैं और जो कि केरल में अवस्थित हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। लेक से संबंधित हो गया, आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में नागी पक्षी अभयारण्य में पहले पक्षी उत्सव कलव का उद्घाटन किया गया है। नागी पक्षी अभयारण्य खालिस्तान में है। गुजरात, नागालैंड, बिहार या पंजाब, यानी रिसेंटली द फर्स्ट विड फेस्टिवल कलव has been inaugurated at नागीवेड सेंचुरी। नागीवेड सेंचुरी इज इन कौन से राज्य में है? आपको बताना है। गुजरात, नागालैंड, बिहार या पंजाब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए बिहार राज्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की राजधानी से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमुई जिले के नेगी पक्षी अभयारण्य में बिहार के पहले राज्य पक्षी उत्सव कलव का उद्घाटन किया। तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले के नेगी पक्षी अभयारण्य में बिहार के पहले राज्य पक्षी उत्सव कलव का उद्घाटन किया हुआ है। हालांकि 3 दिवसीय पक्षी उत्सव राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नागी बांध के पास प्रसिद्ध नागी पक्षी अभयारण्य में आयोजित एक रंगीन कार्यक्रम में भी ये शुरू हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था? बिहार था। चलिए बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानेंगे। जो फॉर्मेशन है 22 मार्च 1912 है, यानी इसको बिहार दिवस के रूप में जाना जाता है। स्टेटहुड की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 है। कैपिटल की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य की राजधानी पटना है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो बिहार राज्य में कुल मिलाकर 38 जिले हैं। अगर गवर्नर की हम बात करें तो फगू चौहान जी बिहार राज्य के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नीतीश कुमार जी बिहार राज्य के गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं।
चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, गवर्नर हैं फागू चौहान जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा सीट्स। लोकसभा सीट्स जो है 39 है और राज्यसभा सीट्स 16 है। तो ये बिहार से इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन बिहार। बिहार में इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन सी हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये बिहार में आता है। वरेला झील सलीम अली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बिहार राज्य में अवस्थित है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बिहार राज्य में आता है। कुशेश्वर स्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बिहार में है। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार राज्य में अवस्थित है। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, आपको क्लियर होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मृत्युंजय सिंह, संदीप अग्रवाल, मनदीप गिल या रणदीप पांडे। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। Who among the following has been appointed as the chairman of Telecom Equipment and Services Expert Promotion Council TEPC? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संदीप अग्रवाल। संदीप अग्रवाल जी को जो है TEPC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर TEPC का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें यहाँ, तो आप देख पा रहे होंगे टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल है ना। इसके अध्यक्ष जो हैं संदीप अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। आइए इनसे मिलिए। ये हैं संदीप अग्रवाल जी। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC ने संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है। TEPC एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। तो आपको इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने बताया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे USIBC के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। Who among the following has been selected as the vice chairs of 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ USIBC? तो आपको 2021 के ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है ये बताना है। तो किरण मजूमदार शाह या मिलिंद पंत या एडवर्ड नाइट या A और B, A, B और C तीनों। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए अभी हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपको पता है तो फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार शाह। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ने तत्काल प्रभाव से USIBC के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में 3 शीर्ष कॉरपोरेट नेताओं का चयन किया हुआ है। भविष्य के लिए US भारत वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 नई नियुक्तियां अब USIBC अध्यक्ष निशा बिस्वाल और परिषद की नीति निदेशक के साथ काम करेंगी। 3 नए नियुक्त कुलपति हैं बायोकैन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह, एमबे के CEO मिलिंद पंत, नैस्डैक में उपाध्यक्ष एडवर्ड नाइट। तो किरण मजूमदार शाह जी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है। वह एक क्या थे? राजनीतिज्ञ, संगीतकार, फुटबॉलर या कार्टूनिस्ट? रिसेंटली उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान passed away. He was a स्लैसन, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन या फुटबॉलर या कार्टूनिस्ट? तो बताइए, अगर आपको इस क्वेश्चंस का भी करेक्ट आंसर पता है तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इस लेवल के क्वेश्चंस आपको पता हैं। तो इससे पता लगेगा कि आपको जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके
उसमें आप कितना अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए, आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा संगीतकार। चलिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उनका जन्म 3 मार्च 1931 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उन्होंने अपने पिता से बुनियादी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया और बाद में अपने चचेरे भाई उस्ताद निसार हुसैन खान के अधीन संगीत का अध्ययन किया। उन्होंने 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं। तो उन्हें, आपको पता है, यहाँ पर 3 जो है सम्मानों से सम्मानित किया गया है, अवार्डों से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना है आपको, 1991 में उन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, 2006 में उन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है और 2018 में उन्हें आपको 2006 में पद्म भूषण मिला है और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए, अब हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो, है ना। आपको 18 अप्रैल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें 18 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको पूछ लिया गया था कि विच वुड इज़ यूज टू मेक अ क्रिकेट बैट, यानी क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। बताइए, क्या आपको इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर पता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चंस का जो है आंसर बताना है। आपको इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। देखते हैं कौन कौन जो हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्या पता है कि क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है, टीक, विलो, वांस या रोजवुड। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। ध्यान से सही आंसर बताइएगा ज़रूर। आपको अगर पता नहीं है तो हम आपको अगले वीडियो में इसका करेक्ट आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर देना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑक्सीजन। चलिए, ये क्वेश्चंस भी 18 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर स्टार्स प्रेमियरली मेड ऑफ, यानी तारे मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम। तो आपको बताना है कि जो तारे होते हैं मुख्य रूप से किस के बने होते हैं। तो जो तारे होते हैं वो हाइड्रोजन एंड हीलियम के बने होते हैं, यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जो तारे होते हैं मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन और हीलियम देखेंगे, ये थ्रीटियम है, ये एनर्जी है, ये हीलियम है, ये ड्यूटीरियम है ना, और ये न्यूट्रॉन है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर तारे बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया था 18 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 2 में कि स्टेनलेस स्टील वाज इन्वेंटेड बाय विलियम हावर्ड विलियम्स, जोसेफ एस्पिन, हैरी ब्रियरली या जेम्स डायसन। तो आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आपको ये क्वेश्चंस 18 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आपको करेक्ट आंसर हम बताते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है हैरी ब्रियरली है ना। हैरी ब्रियरली जी ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है कि हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट इन 1947। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, आर के शनमुखम चेट्टी या जॉन मथाई। तो आपको बताना है कि 1947 में पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो 1947 में पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले जो थे उनका करेक्ट नाम है आर के शनमुखम चेट्टी, है ना। चलिए, 1947 में पहला केंद्रीय बजट आर के शनमुखम चेट्टी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये हैं आर के शनमुखम चेट्टी
जी, जिन्होंने पहला यूनियन बजट प्रस्तुत किया था 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट के क्वेश्चंस हैं जिनका हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वास्तव में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसके अलावा टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं सभी एग्ज़ाम्स को कवर करने के लिए जो है प्रेजेंट किए गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही अच्छी जानकारी वाले वीडियोस लगातार मिलते रहें। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारे वीडियोस वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे आरआरबी एनटीपीसी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई